मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी के अंदर मैं महिपाल सिंह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो वीडियो की इस कड़ी के अंदर आज अपन पढ़ेंगे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। तो जो वर्ड है क्लेफ्ट, सबसे पहले इसका मीनिंग बताता हूं। देखो, क्लेफ्ट का मतलब होता है कटा फटा। क्लेफ्ट का मतलब होता है कटा फटा, या फिर इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, फेलियर टू फ्यूज़न। फेलियर टू फ्यूज़न। क्लेफ्ट का मतलब क्या है? कुछ जुड़ा हुआ नहीं होना, कटा फटा होना। क्या कटा फटा हो सकता है? या तो लिप आपका होठ, या फिर आपका पैलेट, जो बोनी हार्ड पैलेट है वो कटा फटा हो सकता है। उन दोनों के बीच में क्या नहीं होगा? फ्यूज़न कंप्लीटली नहीं होगा, कहीं से कटा फटा हो सकता है। तो दोनों का मतलब बता देता हूँ एक बार। जैसे क्लेफ्ट लिप का पूछे तो क्या बोलेंगे अपन? क्लेफ्ट लिप का पूछे तो क्लेफ्ट में का मतलब हो गया फेलियर टू फ्यूज़न। फेलियर टू फ्यूज़न किस चीज़ का फ्यूज़न नहीं होगा? सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिप। सॉफ्ट टिश्यू, क्योंकि लिप्स के अंदर कहीं हार्ड टिश्यू है ही नहीं, लिप्स में है ही सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू, तो अपन ने लिखा सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिप। तो क्लेफ्ट लिप का मतलब होता है फेलियर टू फ्यूज़न ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिप। वहीं पे क्लेफ्ट पैलेट का मतलब होता है फेलियर टू फ्यूज़न ऑफ, फेलियर टू फ्यूज़न ऑफ, यहाँ पे भी फ्यूजन क्या, फेलियर, यहाँ पे भी कटा फटा है, लेकिन यहाँ पे क्यों इसका हार्ड टिश्यू होंगे पैलेट के, हार्ड टिश्यू, या फिर क्या बोल सकते हैं, बोनी टिश्यू, बोनी टिश्यू ऑफ पैलेट। ठीक है, तो दोनों का मतलब क्या है? क्लेफ्ट लिप का मतलब होता है फेलियर टू फ्यूज़न ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिप। वहीं पे क्लेफ्ट पैलेट का मतलब क्या होता है? जो बोनी हार्ड टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? इनकम्प्लीट फ्यूज़न होते हैं, पूरी तरीके से जुड़े हुए नहीं होते हैं। ये तो हो गया इसका मतलब। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम कब अराइव होती है, कब प्रॉब्लम ये होती है? तो ये एम्ब्रियोनिक जो पीरियड होता है बच्चे के अंदर, ये क्या है? एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है। बच्चा जब पैदा होगा तो इस प्रॉब्लम के साथ ही पैदा होगा। ठीक है, तो बाई बर्थ ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम कब अराइव होती है? जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है। एम्ब्रियोनिक जो पीरियड है, कौन सा होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड? जो एम्ब्रियोजेनेसिस का पीरियड है उसको ही बोलेंगे। एम्ब्रियोजेनेसिस का जो पीरियड है उस वही टाइम पीरियड होगा। और वो कौन सा होता है? 17 से लेके 59 दिन का जो बीच का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस का टाइम पीरियड होता है। तो बच्चे के जो फर्टिलाइजेशन के 17 दिन से लेके, फर्टिलाइजेशन के बाद में 17 से लेके जो 59 डेज है उसके बीच में ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान जो 2 to 1 वीक का जो पीरियड होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड, उस दौरान, और उसमें भी एम्ब्रियोजेनेसिस कब होता है? 17 से 59 दिन के बीच में एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। उस समय क्या होता है? जो फॉर्मेशन हो रहा होता है बच्चे में, वो फॉर्मेशन क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। मतलब कि जो नॉर्मल फॉर्मेशन होना चाहिए वो नहीं होगा, उससे डेविएट हो जाएगा, मतलब उससे विचलित हो जाएगा, और कुछ अलग एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है अराइव। और उस एबनॉर्मल कंडीशन में अपन क्या पढ़ रहे हैं? क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान प्रॉब्लम होने की वजह से जो लिप्स है उनका नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, पैलेट है उसका नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा बात करें अपन कि ये क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट है, ये कैसे हो सकता है? देखो, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, जैसे लिप्स की बात कर ले, ये लिप्स हो गया, ये हो गया लिप्स। ठीक है, अब लिप्स में ये कंडीशन यूनिलेटरल और बाइलेटरल हो सकती है। क्लेफ्ट लिप है वो क्या हो सकता है, और पैलेट हो सकता है वो क्या हो सकता है? या तो होता है यूनिलेटरल, मतलब एक साइड के अंदर, या हो सकता है बाइलेटरल, मतलब दोनों साइड के अंदर।
ठीक है। यूनिलेटरल और बाईलेटरल, यूनिलेटरल मतलब एक साइड से कट है, एक साइड से कटा फटा है होठ, और बाईलेटरल मतलब दोनों साइड से कटा फटा है। तो ये कंडीशन यूनिलेटरल और बाईलेटरल हो सकती है। ठीक है। अगर एक तरफ से कटा हुआ है होठ तो यूनिलेटरल बोलेंगे, दोनों तरफ से कटा हुआ है तो बाईलेटरल कंडीशन बोलेंगे। अब बात करें अपन इसके अंदर, ये तो क्या फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान ही अपन को पता चल जाएगा क्लिप लिप और क्लिप पैलेट का। ठीक है। इसके अलावा बात करें इसके कोजेज के बारे में, तो चूंकि ये प्रॉब्लम क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान होने वाली प्रॉब्लम है, उस दौरान ऐसे जो एबनॉर्मलिटी है वो अराइव होती है। तो कोजेज के अंदर क्या हो सकता है, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान होगा तो एक तो हो सकता है हेरिडेटरी प्रॉब्लम, हेरिडेटरी कोज हो सकता है, जेनेटिक मतलब। इसके अलावा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो सकती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, हेरिडेटरी हो सकता है, मेटरनल टॉर्च इन्फेक्शन हो सकता है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, अदर रूबेला, साइटोमेगाली और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है। तो टॉर्च इन्फेक्शन हो सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, हेरिडेटरी हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है बोले तो टेरेटोजेनिक इफेक्ट, टेरेटोजेनेसिटी मतलब मदर कुछ ऐसी ड्रग्स का यूज करी है, लाइक एग्जांपल फेनिटोइन, फेनिटोइन फिटल हाइडेंटियोन और फिटल डाइलेंटियोन डिसऑर्डर प्रोड्यूस करती है ये लॉन्ग टर्म यूज करने पे। फेनिटोइन का साइड इफेक्ट हो सकता है क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, और अदर भी जो मेन ड्रग्स यही होती है जो क्लेफ्ट लिप कोज करती है। वैसे काफ़ी ड्रग्स होती है जो टेरेटोजेनिसिटी कोज करती है, मतलब मदर के द्वारा उन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, मदर उन ड्रग्स को लेती है और प्रॉब्लम वो कोज करती है प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे के अंदर। उसके अंदर थैलिडोमाइड भी आती है जो फेकोमेलिया करती है, मतलब सीलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। इसके अलावा लिथियम आती है जो CST कोज कर सकती है, मिट्रल वाल डिफेक्ट कर सकती है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम करने वाली मेन ड्रग्स है फेनिटोइन, टेरेटोजेनिसिटी कोज कर सकती है। तो अपन ने कोजेज में पढ़ा हेरिडेटरी कोज, जेनेटिक कोज, है ना, टॉर्च इन्फेक्शन, टेरेटोजेनिसिटी और रेडिएशन एक्सपोजर। रेडिएशन एक्सपोजर क्योंकि रेडिएशन के एक्सपोज में आता है तो कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस रहते हैं, तो ये भी इसके पीछे का एक कारण है। इसके अलावा अपन बात करें कोजेज के अलावा तो अपन बात करेंगे इंटरवेंशन के बारे में। इंटरवेंशन के बारे में अपन बात करेंगे कि क्या क्या इंटरवेंशन रखने चाहिए। तो सबसे पहले जैसे किसी बच्चे के क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर लिप की पैलेट है तो बच्चा वैक्यूम नहीं कर पाएगा, मतलब बच्चा सक नहीं कर पाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग कर नहीं पाएगा। तो अपन चेक करेंगे असेस द सकिंग एंड स्वालोविंग, क्योंकि जिन बच्चों के अंदर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम होती है वो बच्चा वैक्यूम नहीं कर पाता, चीज़ को सक नहीं कर पाता, जिसे अपन निगलते हैं वो निगल नहीं पाता क्लेफ्ट लिप और बाहर की तरफ से, और पैलेट लिप की प्रॉब्लम है तो सक नहीं कर पाएगा, पैलेट की प्रॉब्लम है तो स्वालोविंग में भी प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बच्चा एस्पायरेशन कर सकता है वहाँ पे, जब बच्चा स्वॉलो नहीं कर पाएगा तब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चा जब स्वॉलोविंग नहीं कर पाएगा तो वो कंटेंट है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है और वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर देता है, एस्पिरेशन हो जाता है उस चीज़ का, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली जाती है प्रॉपर स्वॉलोविंग नहीं कर पाने से, क्योंकि उसके पैलेट प्रॉपर नहीं है इस वजह से। तो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम को भी चेक करेंगे।
तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सकिंग और स्वॉलोविंग को चेक करेंगे। बच्चा प्रॉपर सक नहीं कर पाता है यहाँ पे, ज़्यादा सीवियर तो सकिंग की स्वॉलोविंग की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सीवियर होने से बाद में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, एस्पिरेशन न्यूमोनिया तक कंडीशन आगे पहुँच सकती है। तो यहाँ पे जब रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होगी, एस्पिरेशन न्यूमोनिया जैसी कंडीशन आगे हो सकती है। और होता क्या है कि चीज़ जो सक कर रहा है बच्चा, क्या होगा उसको कफिंग होगी। जैसे ही बच्चा, क्योंकि अपने प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होते हैं, सकिंग रिफ्लेक्स, स्वॉलोविंग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर क्या होगा, अगर स्वॉलोविंग प्रॉपर नहीं है, बच्चा रेस्पिरेटरी स्वॉलोविंग प्रॉपर नहीं होगा, तो जो फूड कंटेंट है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, उसको एस्पिरेट करेगा, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में क्या होगा, कफिंग और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, कफिंग और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। कफिंग और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अब ऐसे बच्चों के अंदर अपन को क्या करना है, इंटरवेंशन के अंदर ऐसे बच्चों में क्या करना है। अब अगर रियल में अगर अपन को मालूम नहीं है कि ऐसी प्रॉब्लम है कि सकिंग और स्वॉलोविंग की प्रॉब्लम है बच्चे के, बच्चा सक नहीं कर रहा, स्वॉलो नहीं कर रहा, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चे का जो डेली कैलोरी असेस या मीज़र या मॉनिटर, डेली फ्लूइड एंड कैलोरी इनटेक, क्योंकि बच्चा जब अपन के क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जिस चीज़ में उनको प्रॉब्लम होती है वो चीज़ वो अवॉइड करने लग जाते हैं, है ना, क्राई करने लग जाते हैं और चीज़ को अवॉइड करते हैं, वो काम नहीं करते। तो बच्चे क्या करेंगे, अगर सकिंग और स्वॉलोविंग की प्रॉब्लम होगी, आगे जाके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कोज करेगी, कफिंग या ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, ये अपन को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्या होगा, बच्चा फिर इन चीज़ों को अवॉइड करेगा, सकिंग को अवॉइड करेगा, तो अपन चेक करेंगे डेली फ्लूइड और कैलोरी इनटेक, वो भी अपन को कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा डेली वेट, वो भी कम देखने को मिलेगा। मॉनिटर डेली वेट। तो अपन को सबको इनको क्योर इन चीज़ों से क्या करना है, बच्चों को प्रिवेंट करना है इन चीज़ों से, क्योंकि वेट डेली जो वेट है वो कम नहीं होना चाहिए। उसको कम नहीं रखने के लिए, बढ़ाने के लिए अपन जो कैलोरी इंटेक है, फ्लूइड इंटेक है, उसको बढ़ाएंगे। फिर आगे सकिंग और स्वॉलोविंग प्रॉब्लम हो रही है, उससे आगे इनके आगे स्वॉलोविंग प्रॉब्लम से आगे लीड करेगा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को। तो इनसे प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, मॉडिफाइड फीडिंग टेक्निक यूज करेंगे, मतलब ऑब्चुरेटर और स्पेशल फीडिंग देंगे, क्योंकि बच्चा सकिंग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा और जो बोतल फीडिंग है वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चा वैक्यूम नहीं कर पाएगा, चीज़ को आगे की तरफ खींच नहीं पाएगा, सक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये तो दोनों फेल है। तो अपन क्या करेंगे, ऑब्चुरेटर करेंगे या स्पेशल फीडिंग टेक्निक है उनका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, जो मॉडिफाइड फीडिंग टेक्निक है उनका इस्तेमाल करेंगे, मॉडिफाइड फीडिंग टेक्निक। उनको काम में लेंगे। मॉडिफाइड फीडिंग टेक्निक में एक होगा ऑब्चुरेटर, इसका इस्तेमाल करेंगे। ऑब्चुरेटर के अलावा अपन क्या करेंगे, ऑब्चुरेटर के अलावा स्पेशल फीडिंग दे सकते हैं उसको, मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा। इसमें अपन क्या करेंगे, जो मिल्क होगा वो माउथ के अंदर, मतलब मिल्क पुट करेंगे इनसाइड द माउथ और पोस्टीरियर टू द माउथ, ताकि आगे बच्चा आराम से उसको स्वालो कर सके। तो अपन को ऑब्चुरेटर का इस्तेमाल करना है, स्पेशल फीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, बच्चे को क्या करेंगे, जहाँ कभी भी रेस्पिरेटरी स्वालोविंग प्रॉब्लम होती है तो अपन क्या करते हैं, बच्चे को क्या करेंगे, फीडिंग देंगे स्लोली, स्लोली एंड फ्रीक्वेंट, मतलब स्लोली, फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल अमाउंट, स्मॉल फीडिंग।
बच्चे को थोड़ी थोड़ी फीडिंग कराएंगे, धीरे धीरे फीडिंग कराएंगे, एक टाइम पीरियड से लगातार, मतलब थोड़ी करा दी, फिर थोड़ी देर बाद में और करा दी, थोड़ी देर बाद में, मतलब कुछ अमाउंट में। जैसे अपन को 1 लीटर जैसे कोई चीज़ है वो उसको इंजेक्ट करना है, या 1 लीटर चीज़ है उसको इंटेक करना है, एक तो एक साथ इंटेक करे, और एक जैसे अभी इंटेक कर लिया, थोड़ा सा 5 मिनट बाद में थोड़ा और इंटेक कर लिया, 10 मिनट बाद में थोड़ा और इंटेक कर लिया, मतलब एक लंबे वक्त तक। एक तो 5 मिनट में 1 लीटर इंटेक कर लिया, और एक 2 घंटे में इंटेक किया, तो अपन को वो 2 घंटे में इंटेक करना है। मतलब यहाँ पे ये कि जो फूड कंटेंट है, फ्लूइड दे रहे हैं अपन बच्चों को, फ्लूइड ही देंगे उस समय, तो मिल्क देंगे वो स्लोली देंगे, एक थोड़ी थोड़ी अमाउंट में देंगे, और फ्रिक्वेंटली देंगे, मतलब थोड़ा टाइम रुक के ऐसे धीरे थोड़ी थोड़ी डोज, है ना, इस हिसाब से। इसके अलावा बच्चे को क्या करेंगे, बर्पिंग करेंगे। बच्चे की पीठ है उसको थपथपाएंगे, कब, ड्यूरिंग और आफ्टर फीडिंग, फीडिंग के दौरान और फीडिंग के बाद में। बर्पिंग द बेबी ड्यूरिंग एंड आफ्टर फीडिंग, फीडिंग के दौरान और फीडिंग के बाद में बच्चे को थपथपाएंगे, ताकि एस्पिरेशन की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए अपन बच्चे को क्या करते हैं, बर्पिंग करते हैं, थपथपाते हैं। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, अगर क्या हो कि वैसी प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन खुदा न खास्ता अगर प्रॉब्लम आ जाए आगे, क्या कि बच्चा उस चीज़ को एस्पिरेट कर जाए, तो एस्पिरेट कर जाए तो इससे ऐसी कंडीशन कभी भी अराइज हो सकती है। इसके लिए अपन को हमेशा अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो कीप द सक्शन मशीन एट बेड साइड, बेड के पास में सक्शन मशीन एनी टाइम रखनी है, ताकि अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो अपन सक्शन कर सके उस चीज़ को जो एस्पिरेट किया है। इसके अलावा बात करें मैनेजमेंट के बारे में, अपन इंटरवेंशन में बता दिया प्रॉब्लम ये थी और उसका कैसे इंटरवेंशन करेंगे। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में दोनों में सर्जरी होती है, मैनेजमेंट में दोनों में क्या होती है, सर्जरी होती है। सर्जरी क्लेफ्ट लिप की अगर बात करें, क्लेफ्ट लिप में क्या करते हैं अपन, चिलोप्लास्टी, चिलोप्लास्टी, या इसी को बोल सकते हैं लेबियोप्लास्टी, लेबियोप्लास्टी। यहाँ पे क्या होगा, जो आउटसाइड है, आउटसाइड से क्या होगा, ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है आउटसाइड ऑफ माउथ, माउथ के बाहर की तरफ से ही, क्योंकि लिप्स बाहर की तरफ है, और मोस्टली जो अपर लिप्स है उसके अंदर ये प्रॉब्लम अपन को देखने को मिलती है, और अपर लिप में यूनिलेटरली ज़्यादातर अपन को देखने को मिलती है। क्लेफ्ट लिप में चिलोप्लास्टी या लेबियोप्लास्टी करेंगे, और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर अपर लिप में देखने को मिलती है, और वन साइडेड मतलब यूनिलेटरली देखने को मिलती है। जबकि क्लेफ्ट पैलेट की बात करें तो वहाँ पे करेंगे स्टेफाइलोरेपी, क्लेफ्ट पैलेट, स्टेफाइलोरेपी। इसी को बोल सकते हैं अपन पेलेटोप्लास्टी। प्लास्टी का मतलब होता है सर्जिकल रिपेयरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेंगे। अब इसके अंदर एक होता है रूल ऑफ 10, एक रूल होता है इसके अंदर, वो ध्यान में रखा जाता है, पूछा भी जाता है, रूल ऑफ 10 कि रूल ऑफ 10 का मतलब हो गया कि किसी बच्चे में अगर चिलोप्लास्टी या लेबियोप्लास्टी या फिर स्टेफाइलोरेपी या पैलेटोप्लास्टी ये करते हैं, तो अपन को देखना है कि उस बच्चे का एक तो एज, वो बच्चा कम से कम, मेनली ये पूछा जाता है किसी के अंदर चिलोप्लास्टी या लेबियोप्लास्टी के अंदर ही पूछा जाता है रूल ऑफ 10, क्योंकि जो क्लेफ्ट पैलेट की जो सर्जरी होती है वो अपन करते हैं, मेनली करते हैं 12 से 18 वीक पे, 18 मंथ पे, 12 से 18 मंथ पे, या फिर अपन बोलते हैं इसको जस्ट बिफोर द स्पीच प्रोडक्शन, जस्ट बिफोर द स्पीच प्रोडक्शन। जस्ट बिफोर द स्पीच प्रोडक्शन अपन क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, स्टेफाइलोरेपी या पेलेटोप्लास्टी। और कई बार क्या होता है कि
8 से 12 महीने पे भी की जाती है, जो इन्फेंट के अंदर होती है, क्योंकि ये उम्र इन्फेंट की है, इन्फेंट के अंदर, और ये है टोडलर। लेकिन मेनली जो सर्जरी परफॉर्म की जाएगी वो 12 से 18 महीने पे भी की जाती है, मेनली तो यही होता है। बाकी कई बार 8 से 12 महीने पे भी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो अपन को मेनली यही याद रखना है कि 12 से 18 मंथ पे सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जस्ट बिफोर द स्पीच प्रोडक्शन। स्पीच प्रोडक्शन के जस्ट पहले ये की जाती है, ताकि आगे बच्चे को स्पीच प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। अब इसके अंदर ही क्या होगा, रूल ऑफ 10 में देखना है अपन को क्लेफ्ट लिप में कि उस बच्चे की एज होनी चाहिए 10 वीक, उस बच्चे का जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए वो 10 ग्राम पर डीएल, उस बच्चे का जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 10 LBS, मतलब 3.9 kg के आसपास, 10 LBS मतलब 3.9 kg के आसपास। तो ये रूल ऑफ 10 होता है लेबियोप्लास्टी या चिलोप्लास्टी में ध्यान रखने वाला बात, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अपन बात करें इस जो मैनेजमेंट कर रहे हैं इसमें, ये जो सर्जरी होती है, इस सर्जरी से पहले अपन को क्या क्या ध्यान रखना है। तो प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट की अगर बात करें तो प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या रखना है, याद देखो, प्री ऑपरेटिव में क्या होता है, ऑपरेशन से जस्ट पहले मतलब NPO रखना है, नील पर ओरली रखना है 6 to 8 hour बिफोर सर्जरी। ये तो लगभग सारी सर्जरी में होता है। मेनली ये ध्यान रखना है क्लेफ्ट पैलेट के अंदर, मेनली ये याद रखना है क्लेफ्ट पैलेट के अंदर। क्लेफ्ट लिप वाला तो चल जाएगा, क्लेफ्ट पैलेट वाला नहीं चलेगा। क्लेफ्ट पैलेट में ऐसा देखने को मिलता है, NPO रखना है बच्चे को। इसके अलावा अपन को क्या करना है, उसके अंदर जो रेस्पिरेशन है उसको मेंटेन रखना है, कहीं पे एस्पिरेशन प्रॉब्लम ना हो, तो रेस्पिरेशन अपन को मेंटेन रखना है। रेस्पिरेशन को अपन को मेंटेन रखना है, आगे जाके कहीं एस्पिरेशन प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब कभी भी क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी होगी तो वहाँ पे अपन क्लेफ्ट पैलेट में जो सक्शन है उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होने दो जो एस्पिरेशन करवाए। तो रेस्पिरेशन को मेंटेन रखना है, क्योंकि क्लेफ्ट पैलेट में अगर फिर अपन सक्शन करेंगे तो वुंड और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, घाव और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, इसलिए सक्शन उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, अवॉइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब कभी भी बच्चे को एस्पिरेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पोजीशन देंगे बच्चे को सेमी अपराइट, सेमी अपराइट। सेमी अपराइट पोजीशन और साइड लाइन पोजीशन। ये दो पोजीशन देते हैं बच्चे को। अब देखो कब कब देते हैं, ये NPO है क्लेफ्ट पैलेट के अंदर, क्लेफ्ट पैलेट में ध्यान रखना पड़ता है अपन को। तब तक अपन क्या करेंगे, बच्चे को सर्जरी के दौरान, सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद में क्लेफ्ट पैलेट के अंदर कुछ वीक तक मतलब पेरेंट्रल न्यूट्रिशन ही देते हैं, बाकी NPO रखते हैं, नील पर ओरल रखते हैं और पेरेंट्रल न्यूट्रिशन देते हैं। तो क्लेफ्ट लिप के अंदर देखो अगर बात करें, ये क्लेफ्ट पैलेट के लिए था स्पेसिफिक, बाकी क्लेफ्ट लिप के लिए ये है, और क्लेफ्ट पैलेट के अंदर भी ये चीज़ें हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे अपन क्या दे रहे हैं, फीडिंग नहीं दे रहे थे। तो क्लेफ्ट लिप के अंदर ध्यान रखना है, ये तो क्लेफ्ट पैलेट का था क्लेफ्ट, और ये रेस्पिरेशन मेंटेन है, दोनों में कंडीशन में करना है, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी में भी और क्लेफ्ट पैलेट की भी। अब सेमी अपराइट पोजीशन देते हैं फीडिंग के दौरान, जब बच्चे को फीडिंग कराते हैं तो सेमी अपराइट पोजीशन देते हैं, और साइड लाइन पोजीशन कब देंगे, आफ्टर फीडिंग, आफ्टर फीडिंग देंगे साइड लाइन पोजीशन। तो ये दोनों पोजीशन देते हैं एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए, एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए दोनों पोजीशन देते हैं, सेमी अपराइट और साइड लाइन पोजीशन, ठीक है। ये फीडिंग के दौरान, ये आफ्टर फीडिंग। इसके अलावा बच्चे को बर्पिंग करना ही है,
बर्पिंग करना है, बर्पिंग द बेबी ड्यूरिंग और आफ्टर फीडिंग, ड्यूरिंग और आफ्टर फीडिंग बच्चे को थपथपाना है, फीड को थपथपाना है ताकि रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अपन क्या करना है, जो ऑब्चुरेटर या स्पेसिफिक जो भी कुछ अपन ने टेक्निक यूज की स्पेशल फीडिंग के लिए, उसके अंदर अपन को क्या करना है, जो फीडिंग कैसे करवानी है उसके अंदर क्या करना है, पुट द मिल्क इनसाइड द माउथ और पोस्टीरियर टू द माउथ। पुट द मिल्क बाय ऑब्चुरेटर और अदर स्पेशल फीडर, पुट द मिल्क inside the mouth, inside the mouth or posterior to the mouth। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है ताकि आज आराम से बच्चा स्वालो कर सके उस चीज़ को। ठीक है, स्वालो में प्रॉब्लम नहीं हो। ये तो है प्री ऑपरेटिव। इसके अलावा अपन को एक पेरेंट्स को गाइड करना है, गाइड द पेरेंट अबाउट ESR टेक्निक, अबाउट ESSR टेक्निक। तो पेरेंट्स को क्या करना है, गाइड करना है, पेरेंट को एजुकेट करना है ESR टेक्निक के बारे में। ESR टेक्निक क्या है, यहाँ पे ESSR, ई का मतलब है एनलार्ज द निपल, एस का मतलब है स्टिमुलेट सकिंग, सकिंग, एस का मतलब है स्वालोविंग, सक करके अंदर की तरफ ले जाना, और आर का मतलब है उसके बाद में रेस्ट, उसके बाद में रेस्ट। अपन ने पाइलोरिक स्टेनोसिस वगैरह में भी पढ़ा था रेस्ट वगैरह, ताकि अंदर से क्या हो, स्टिमुलेशन नहीं हो और वो फूड कंटेंट बाहर नहीं आओ। तो यहाँ पे भी ये ESR टेक्निक है, उसके बारे में पेरेंट को गाइड करना है या एजुकेट करना होगा। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव जो मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करते हैं अपन। जो पोस्ट ऑपरेटिव है मैनेजमेंट, उसके बारे में बात करते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव में क्या रखेंगे, जो पोस्ट ऑपरेटिव है वो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के लिए, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। तो क्लेफ्ट लिप में क्या करेंगे अपन, क्लेफ्ट लिप के अंदर क्या करेंगे, जो अफेक्टेड साइड है या जहाँ से सर्जरी हुई है उस साइड के अंदर अपन उसको पोजीशन नहीं देंगे, मतलब अवॉइड द पोजीशनिंग एट अफेक्टेड साइड, एट अफेक्टेड साइड या एट सर्जरिकल साइड। साइड लाइक एग्जांपल अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोन पोजीशन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। प्रोन पोजीशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। यहाँ पे क्या करना है अपन को, जो साइड अफेक्टेड है या जहाँ से सर्जरी हुई है उस साइड बच्चे को पोजीशन नहीं देंगे। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना है। और क्लेफ्ट पैलेट की में क्या करना है, ओरल पैकिंग रखनी है अपन को। सर्जरी के बाद में लगभग 3 दिन तक अपन को कम से कम ओरल पैकिंग रखनी है, ओरल पैकिंग रखनी है। उस बच्चे को कुछ नहीं देना ओरली, उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे कुछ वीक तक। ठीक है, तो वीक क्या होगा यहाँ पे मेनली क्या 3 to 6 डेज होता है, 3 से 6 दिन तक अपन क्या करेंगे, 1 वीक तक तो कम से कम रखना है अपन को पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर।
ओरल पैकिंग रखनी है और NPO रखना है। नील पर ओरल रखना है 1 वीक तक या 3 से 6 दिन तक। तब तक अपन क्या करेंगे, पेरेंटल न्यूट्रिशन उस बच्चे को देंगे। जबकि यहाँ पे ओरल पैकिंग नहीं रखते, यहाँ पे दूसरे से तीसरे दिन, यहाँ पे मतलब जैसे सर्जरी हुई उसके बाद में वहाँ पे क्या किया अपन ने, ओरल पैकिंग तो यहाँ पे करेंगे नहीं, 2 से 3 दिन तक वहाँ पे ड्रेसिंग होगी। उसके बाद में 3 दिन बाद में अपन यहाँ से फीडिंग करना शुरू कर देते हैं। क्लेफ्ट लिप की प्रॉब्लम है तो 3 दिन तक वहाँ पे क्या है, ड्रेसिंग है, 3 दिन बाद में अपन वहाँ से फीडिंग करवाना शुरू कर देंगे बच्चे में। जबकि यहाँ पे 1 वीक तक अपन को वेट करना है और इसके अंदर सक्शन अवॉइड है, अवॉइड सक्शनिंग। मैंने बता दिया था क्यों, क्योंकि वुंड और गहरा हो सकता है, तो अपन को ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होनी देनी है कि सक्शन की ज़रूरत पड़े, इसलिए अपन पेरेंटल न्यूट्रिशन ही बच्चे को देंगे। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे क्या करेंगे अपन, दोनों इसके अंदर क्या करेंगे, एंटीबायोटिक जो ऑइंटमेंट है, मतलब जो अपन क्या बोल सकते हैं, एंटीबायोटिक ड्रग्स है, वो ऑइंटमेंट के रूप में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अब बात करें, ये तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर की मैनेजमेंट की बात हो गई। अब कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है यहाँ पे जो क्लेफ्ट पैलेट के अंदर होता है मेनली कॉम्प्लिकेशन। लिप में इतना नहीं देखने को मिलता, लेकिन कंबाइंड पूछे तो आपको बताना है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर ओटाइटिस मीडिया। जो कॉम्प्लिकेशन होगा मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो क्या होगा, ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया इसलिए क्योंकि अगर जैसे पैलेट की सर्जरी की, स्टेफाइलोरेपी की, वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन से आगे वो इन्फेक्शन जैसे नेजोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स से क्या रही है, स्ट्यून ट्यूब निकल रही है 2.5 सेंटीमीटर की नेजोफेरिंग से निकल रही है, वो नेजोफेरिंग से आगे जाती है मिडल ईयर की तरफ, तो वो इन्फेक्शन वहाँ से मिडल ईयर की तरफ जा सकता है, इसलिए ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, आगे जाके कहीं स्पीच प्रॉब्लम भी कहीं हो सकती है। स्पीच प्रॉब्लम भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अपना जो टॉपिक था वो इतना ही था। जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।